एक ऐसा शख्स, इतना सीक्रेटिव कि दुनिया को ठीक से उसका चेहरा तक पता नहीं था, लेकिन उसकी मौत ने एक पूरे देश को जैसे आग में झोंक दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तारीख थी 22 फरवरी 2026, एक रविवार की सुबह, और जगह थी मेक्सिको का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत पहाड़ी शहर तपाल्पा। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जगह दुनिया के सबसे वांटेड ड्रग लॉर्ड का खुफिया ठिकाना होगी। ये वो आदमी था जिसे दुनिया जानती थी एल मेंचो के नाम से। एक ऐसा फैंटम, एक ऐसा भूत जिसकी सिल पर अमेरिकी सरकार ने सोचिए पूरे $5 मिलियन का इनाम रखा था। तो एक बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी मिली और सुबह होने से ठीक पहले मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने उसके ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़े, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। एल मेंचो जंगल की तरफ भागा, लेकिन बच नहीं सका। उसे घेर लिया गया, उसे पकड़ा तो गया, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हालत में, और उसकी कहानी मेक्सिको सिटी पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एक पूर्व डीईए चीफ ने इसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत ने तो पूरे देश में तबाही का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये एल मेंचो था कौन और उसका कार्टेल इतना ताकतवर बना कैसे? तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सा लड़का इस दौर का सबसे खतरनाक नार्को टेररिस्ट बन गया। एल मेंचो, जिसका असली नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटिस, बहुत गरीबी में पैदा हुआ था। घर चलाने में मदद करने के लिए उसे 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मारिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा था। फिर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका गया, लेकिन वहां जाकर उसने अपराध का रास्ता पकड़ लिया। आखिर में हेरोइन बेचने के जुर्म में उसे जेल हुई और वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं पर कहानी में एकदम से यू टर्न आता है। मेक्सिको लौटकर एल मेंचो पता है क्या बना? एक पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, एक सजा पाया हुआ ड्रग डीलर। और पुलिस की वर्दी पहनकर उसने सिस्टम को अंदर से समझा, उसकी हर एक कमजोरी को, कि किसको खरीदना है, कैसे खरीदना है, सब कुछ सीख लिया। देखिए, एल मेंचो की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये उस पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की कहानी है जिसने कार्टेल्स को पनपने का इतना बड़ा मौका दिया। दशकों तक मेक्सिको में एक प्लाजा सिस्टम चलता था। इसका एक ही सीधा सा नियम था, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी या तो चांदी लो या सीसा खाओ। मतलब या तो घूस लो या गोली खाओ। 71 सालों तक राज करने वाली पीआरआई पार्टी ने ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के बजाय उसे मैनेज करना बेहतर समझा। और जब इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की गई तो हालात और भी खराब हो गए। 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स छेड़ी गई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि एक किंगपिन को मारो तो 2 नए पैदा हो जाते थे। फिर 2018 में हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी आई, लेकिन ये भी हिंसा रोकने में पूरी तरह फेल रही। लेकिन इस कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इस पूरे ड्रग संकट का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट खुद अमेरिका था। सीआईए ने कार्टेल की जमीन पर ही विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। फिर आया 1994 का नैफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट, जिसने एक तरह से ड्रग्स के लिए एक सुपर हाईवे खोल दिया और लाखों किसान बेरोजगार हो गए। और यही किसान बाद में कार्टेल के सिपाही बने। और फिर बात आती है हथियारों की। मेक्सिको में जितने भी हथियार पकड़े जाते हैं, उनमें से 70% अमेरिका से आते हैं। बल्कि अमेरिकी एजेंसियों ने तो ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस के तहत जानबूझकर 2000 से ज्यादा हथियार मेक्सिको जाने दिए। सोचा था कि उन्हें ट्रैक करेंगे, लेकिन वो हथियार कभी ट्रैक ही नहीं हो पाए। और इन्हीं सब नाकामियों के बीच एल मेंचो ने अपने संगठन सीजेएनजी को एक ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर में बदल दिया। उसका तरीका एकदम नया था, सिंथेटिक ड्रग्स। देखिए, कोकीन और हेरोइन के लिए सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन मेथ और फेंटानिल जैसे ड्रग्स आप खुद बना सकते हैं, जिनकी लागत बहुत ही कम और मुनाफा अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होता है। एक फेंटानिल की गोली बनाने में महज 10 सेंट्स लगते हैं, यानी करीब 8 या 9 रुपए। और वही गोली अमेरिका में $30 तक में बिक जाती है। सोचिए प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इसी मुनाफे ने सीजीएनजी को $20 बिलियन से भी ज्यादा का मालिक बना दिया था।
ये कार्टेल इतना पावरफुल हो गया था कि 2015 में इसने रॉकेट लॉन्चर से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही हवा में उड़ा दिया। एक इन्वेस्टिगेटर ने उस वक्त कहा था कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ने सरकार को इतनी सीधी टक्कर नहीं दी थी। और शायद इसीलिए जब एल मेंचो की मौत हुई तो उसके कार्टेल ने पूरे देश को ही जैसे बंधक बना लिया। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, सीजेएनजी ने एक साथ 20 राज्यों में तबाही मचा दी। आम लोगों की गाड़ियां जलाई गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए ताकि कोई भाग न सके, और हर सैनिक को मारने पर इनाम का ऐलान कर दिया गया। मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वादलाहारा एक भूताहा शहर बन गया। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स ने इसे साफ साफ नार्को टेररिज्म कहा। इसकी तुलना सीधे पाब्लो एस्कोबार की सरकार के खिलाफ छेड़ी गई जंग से की गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? एल मेंचो के उत्तराधिकारी तो जेल में हैं, तो क्या अब उसके कमांडरों के बीच एक खूनी जंग छिड़ेगी जो देश को और भी गहरे संकट में धकेल देगी? ये संकट सिर्फ मेक्सिको का नहीं है, और इसका समाधान भी किसी एक देश के पास नहीं हो सकता। असल में इस संकट के 4 मेन पिलर्स हैं। अमेरिका में ड्रग्स की जबरदस्त डिमांड, अमेरिका से आने वाले हथियार, मेक्सिको का करप्शन और चीन से आने वाले केमिकल्स। जब तक इन चारों पर एक साथ काम नहीं होगा, तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। और इस सब के बीच एक अजीब सी बात है। जून 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के मैच उसी ग्वाडेलेहारा शहर में होने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे खतरनाक कार्टेल के गढ़ में। ये कॉन्ट्रास्ट सोचने पर मजबूर करता है ना?